नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आपकी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है और इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, खासतौर से इस तरह के माहौल में जहां पर हम बाजार में उतार चढ़ाव बहुत देख रहे हैं। अब ऐसे में आपके पोर्टफोलियो के लिए किस तरह के बदलाव करने ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा इस शो में और भी कई सारे मुद्दों पर हम विस्तार से बात करते हैं जो आपकी आर्थिक जिंदगी से जुड़े हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि करके, और सबसे पहले ऑन द शो देख लेते हैं। फिक्स इनकम में निवेश का सही विकल्प क्या है, आज हम आपको बताएंगे। फिक्स डिपॉजिट, एफएमपी और टारगेट मैच्योरिटी फंड में से कैसे चुनें। निवेश के हर कदम में है प्लानिंग की जरूरत। क्यों जरूरी है योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, जानिए आज। और साथ ही आपके निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हम लेते हैं शो पे। अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। अपने सवाल आप वीडियो के रूप में शूट करके भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पर। महामारी के चलते हमने छोटी बचत योजनाओं में बहुत तगड़ा निवेश आता हुआ देखा था। साफ तौर से बचत खाते और फिक्स डिपॉजिट में तो ब्याज दरें इतनी आकर्षक थी नहीं कि निवेशकों का रुझान वहां पर जा सके। लिहाजा छोटी बचत योजनाओं में हमने निवेश बढ़ता हुआ देखा है। लेकिन अब ये निवेश बढ़ेगा या नहीं, इसका जवाब हम आपको दें उससे पहले आपको बताते हैं कि आपको जहां तक फिक्स्ड इनकम की बात है, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के निवेश को जगह देनी चाहिए। और आज मोटे तौर पर हम फिक्स्ड डिपॉजिट, एफएमपी और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स पर बात करेंगे। और विस्तार से इस पर समझाइश के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी। संतोष, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। संतोष, जहां तक ब्याज दरों की बात है, हमने देखा था क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में इतनी आकर्षक ब्याज दरें नहीं मिल रही थी, तो लिहाजा पिछले दिनों हमने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे थे। साफ तौर से वहां पर फायदा निवेशकों को ज़्यादा हो रहा था, कमाई ज़्यादा हो रही थी। आज के माहौल में मैं चाहती हूं कि आप सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट को लें। आज के माहौल को फिक्स डिपॉजिट के संदर्भ में हम कैसे समझें। ब्याज दरें बढ़ने की यहाँ पर आशंकाएं बहुत तेज़ हैं। कमोबेश हम देख ही रहे हैं, देश और दुनिया में एक डायरेक्शनली हम बढ़ती हुई ब्याज दरों की ओर बढ़ चुके हैं। आने वाले वक्त में कर्ज की दरें बढ़ेंगी, डिपॉजिट की भी दरें बढ़ेंगी। छोटी बचत योजनाओं में हो सकता है कि आपका रुझान निवेश को लेकर कम हो जाए, लेकिन उसके मुकाबले क्या फिक्स डिपॉजिट में अपना रुझान अब रखना चाहिए? कविता, फिक्स डिपॉजिट इंडियंस के लिए हमेशा एक रिलायबल सोर्स ऑफ ग्रोथ रहा है। हम हमेशा एक उम्मीद करते हैं कि इतने कम से कम रिटर्न मिलने चाहिए, और जब वो गारंटी के साथ मिलता है तो ऑटोमेटिकली बहुत लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो एफडी हमेशा इंडियंस की इन्वेस्टमेंट्स का एक पार्ट रहेगा, इसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। बट क्या वो इस टाइम पे आपके पैसे के लिए बेस्ट सोर्स है डालने के लिए, ग्रो करने के लिए? शायद नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है इस टाइम पे, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से एक उम्मीद है। जरूरी नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में बढ़ेंगे वो आपको एक रियल रिटर्न प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हमको नहीं पता है। तो मैं इस टाइम पे नहीं बोल सकता कि एफडी आपके लिए, आपके लॉन्ग टर्म पैसे के लिए या मीडियम टर्म पैसे के लिए बहुत अच्छा सुझाव होगा, अनलेस आपको बिल्कुल पता है कि आप सिर्फ 1 साल या 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपके ऑप्शंस में कोई बैंक या एनबीएफसी का डिपॉजिट ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन वो आपके पैसे के लिए बेस्ट होगा या नहीं होगा, वो तभी तय हो सकता है कि आपको पैसा 1 या 2 साल के लिए ही चाहिए, वापस चाहिए। अगर आपका पैसा थोड़ा लंबा रह सकता है तो शायद एफडी आपके पैसे के लिए बेटर ऑप्शन नहीं होगा इस टाइम पर। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिक्स डिपॉजिट बनाम डेट के और भी जो निवेश विकल्प हैं उस पर हम और विस्तार से और फैलाकर बात करें। और जो पैरामीटर्स आपने फिक्स डिपॉजिट के लिए गिनाए हैं, उन्हीं पैरामीटर्स को हम इन विकल्पों के
लिए भी कंसिडर करें। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड की मैं बात करती हूँ, जिसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि इसमें अगर आपको पता है कि आपको कितने समय तक के लिए पैसे लॉक इन करने हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, और मौजूदा समय में लगभग 4 से 5 साल या 6 साल मैक्स टू मैक्स की मैच्योरिटी की निवेश विकल्प मौजूद है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के लिहाज से, उनमें आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी की बात है, रिटर्न की बात है, टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की बात है, मैं चाहती हूँ कि ये कुछ पैमाने आप गिनाएं जिनके तर्ज पर हम तुलना करें फिक्स्ड डिपॉजिट की और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की। श्योर श्योर। सो टारगेट मैच्योरिटी फंड अगर आप एफडी से कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आसान होगा। अगर आप एफडी देखेंगे तो एफडी में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एफडी में एक मैच्योरिटी डेट होती है, एफडी में एक रिटर्न की उम्मीद होती है कि आपको 6% है या 7% है या 8% है, और एफडी में एक गारंटी होती है मोस्टली, या अश्योरिटी होती है कि आपको इतना मिलेगा ही। सो जब ये 3 चीजें में कुछ चीजें हमको डेट म्यूचुअल फंड में मिल जाती हैं तो वो टारगेट मैच्योरिटी फंड बन जाता है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं एफडी जैसी? टारगेट मैच्योरिटी फंड में एक मैच्योरिटी डेट कम्युनिकेट की जाती है इन्वेस्टर को कि ये फंड मैच्योर होगा सितंबर 2026 में, जबकि मार्केट में आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के सितंबर 26 में और सितंबर 2027 के कुछ टीएमपी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स अवेलेबल हैं। तो आपको एक मैच्योरिटी डेट कम्युनिकेट की जाएगी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड चीज पता होगी कि इस फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। इसको बोलते हैं कि अगर आप इस फंड में आज पैसा डालते हैं और आप अगर फंड की फैक्ट शीट में या फंड मैनेजर्स या एजेंट से या कोई एडवाइजर से बात करके समझ सकते हैं कि इस फंड का करंट यील्ड टू मैच्योरिटी क्या चल रहा है, तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको एक उम्मीद होगी कि मुझे 6.2 या 6.7 या 7.2 जो मिल सकता है अगर कोई इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करेगा और मैच्योरिटी डेट तक इन्वेस्टेड रहता है तो उतना पैसा मिलने की उम्मीद है, माइनस द फंड एक्सपेंसेस। और तीसरी चीज होती है कि जैसे फंड फिक्स्ड डिपॉजिट में मैच्योरिटी डेट होती है लेकिन लॉक इन होता है, टारगेट मैच्योरिटी फंड में लॉक इन नहीं होता मोस्टली। अगर मोस्टली ये फंड्स ओपन एंडेड फंड्स हैं, इसका मतलब ये है कि आप आज पैसा डाल सकते हैं और शायद कल या परसों या 7 दिन बाद निकाल भी सकते हैं। बिकॉज इसमें गारंटी नहीं है तो आपको जो पैसा मिलेगा वापस वो करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। लेकिन इसकी सिमिलरिटी काफी स्ट्रांग है एफडी के जैसे। ओनली डिफरेंस बीइंग इसमें एक गारंटी नाम का वर्ड एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं आपको कि कितना रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आपको कितना मिलेगा, इसमें पता चल सकता है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आखिर निवेश कहाँ पर करते हैं और किस तरह से हमारा निवेश इसमें सुरक्षित रह सकता है। जिस तरह के इंटरेस्ट रेट रिस्क की हम अक्सर बात करते हैं जो आपको फिक्स्ड इनकम निवेश में आता हुआ दिखाई देगा, उससे हम कैसे बच सकते हैं और किस क्वालिटी के निवेश में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स निवेश करते हैं? थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाएं। श्योर। सो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स टिपिकली कविता इन्वेस्ट जब लॉन्च होते हैं, जब ये फंड्स, तो टिपिकली ये एक इंडेक्स ट्रैक कर रहे होते हैं। जो इंडेक्स मार्केट में बनाया जाता है टू लॉन्च दीज फंड्स, या फिर एग्जिस्टिंग इंडेक्स भी होता है। जैसे जब मैंने आपको 2 फंड्स बताया, सितंबर 2026 या 2027, या एडलवाइज का भी एक भारत बॉन्ड फंड है जिसमें मल्टीपल मैच्योरिटीज अवेलेबल हैं। तो ये एक इंडेक्स ट्रैक करता है और ये इंडेक्स मोस्टली मिलकर बनाया जाता है फंड मैनेजमेंट कंपनी और इंडेक्स प्रोवाइडर के बीच में। तो उसमें एक काइंड ऑफ समझौता होता है या समझदारी से डिसाइड किया जाता है कि कौन से पेपर्स इस इंडेक्स का पार्ट रहेंगे। तो टिपिकली जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में पैसा लगाया जा रहा है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रिपल ए रेटेड पीएसयू इशूअर्स होते हैं लाइक एनटीपीसी, या टिपिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे। तो जिसमें क्रेडिट रेटिंग काफी स्ट्रांग होती है या सॉवरेन जैसी होती है, जिसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, सबसे पहले ये पेपर्स टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में आते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेट किया जाता है इन्वेस्टर को कि इसकी यील्ड इतनी एक्सपेक्टेड है।
तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क के अलावा और कोई रिस्क नहीं होता है इसके अंदर। पेपर डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। सेकंड होता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं 2026 या 27, तो वही पेपर बाय किए जाते हैं जो उस टाइम के पहले या उस टाइम के आसपास मैच्योर हो रहे होते हैं। सो अगर कोई फंड 2026 सितंबर में मैच्योर हो रहा है या 27 मैच्योर है या 2025 में कोई फंड मैच्योर हो रहा है, तो उस मैच्योरिटी डेट के पहले की जो पेपर्स होंगे जिसमें कोई फॉर एग्जांपल कंपनी पैसा बोरो कर रही है, तो उस समय तक ही बोरो कर रही है और उसके पहले आपको लौटा देगी। ये समझौता होता है बिफोर द इन्वेस्टमेंट हैपेंस। तो दो चीजें होती हैं, एक क्रेडिट रिस्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। सेकंड होता है कि ये पैसा इतने टाइम तक ही बोरो किया जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया जाएगा। तो ये दो चीजें होती हैं, अगर आपको मैं बता दूं। अब इसकी तुलना में अगर हम फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स की बात करें संतोष, तो ये कितने अलग हैं और ये कितना बेहतर विकल्प है? सो एक्चुअली फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स जो होते हैं कविता, वो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी फंड ने एक एनएफओ या न्यू फंड ऑफर किया होगा। अगर ये मार्केट में कोई एनएफओ नहीं चल रहा है तो आप एफएमपी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो होते हैं ये एक ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। तो एनएफओ होने के बाद ये जैसे हम कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, डेट, इक्विटी, लिक्विड जो भी होते हैं, हम उसी तरीके से ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स भी खरीद सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड है, आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जो कि एफएमपी में नहीं होता है। एफएमपी में आप तभी डाल सकते हैं जब एनएफओ चल रहा होता है, और आपको पैसा तभी वापस मिलेगा जब एफएमपी मैच्योर होगी। तो एक ये की डिफरेंस है। एफएमपी टिपिकली 2 या 3 साल के लिए होते हैं, या 6 महीने की भी होती हैं जब लॉन्च करते हैं फंड हाउसेस। ये ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती हैं। बट टारगेट मैच्योरिटी फंड्स साथ में बनाए जाते हैं विद इंडेक्स प्रोवाइडर एंड इशुअर्स के साथ मिलकर। तो ये टिपिकली 4 से 6 साल के भी हैं, मार्केट में 10 साल के भी अवेलेबल थे एक टाइम तक जब भी भारत बॉन्ड फंड लॉन्च हुआ था। तो इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, और लंबे समय के पहले आपको पता चल जाता है कि इनका यील्ड इतना चल रहा है या मिलेगा। तो आपको पता होगा कि मैं 7 साल तक भी इन्वेस्टेड रह सकता हूं, बिकॉज ये मैच्योर उस टाइम पे होगी। आप चाहे तो निकाल सकते हैं पैसे, लेकिन इन्वेस्टेड रह भी सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है एफएमपीज के ऊपर कि आप शायद 3 साल के ऊपर ही इन्वेस्टेड रहेंगे, और अगर 3 साल तक आप या 3 साल के ऊपर इन्वेस्ट होते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो महंगाई हम देख रहे हैं एज इंडिविजुअल्स इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट हमको एक छूट देती है कि अगर इन्फ्लेशन हर साल 7% रहा तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ाया जाता है हर साल 7% से। तो आपकी एक्विजिशन प्राइस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट, और उस पर आप सिर्फ 20% टैक्स पे करते हैं। कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट पे आपको 30% टैक्स लगता है। तो इंडेक्सेशन लगाने के बाद और 20% टैक्स लगाने के बाद टारगेट मैच्योरिटी फंड्स का जो नेट टैक्स इंपैक्ट होता है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स, वो इतना बेटर है कि आप शायद बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ 1/3 टैक्स भरना पड़ रहा है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स। तो टैक्स मैच्योरिटी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक्चुअली स्कोर करते हैं ऑन इंडेक्सेशन बेनिफिट जो आपको मिल सकता है अगर आप 3 साल के ऊपर इन्वेस्टेड रहेंगे, और जो कि आपको अलाउ किया जाता है ऑलमोस्ट एवरी फंड में। संतोष, अब एक आम निवेशक के लिए टारगेट मैच्योरिटी फंड और एफएमपी का चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। तो कौन सा वो थंब रूल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, भले ही आप टारगेट मैच्योरिटी फंड ले रहे हो या एफएमपी ले रहे हो? सबसे पहले, जैसे मैंने कविता पहले बताया कि एफएमपीज आप डिसाइड नहीं कर सकती कि आपको इन्वेस्ट करना है। ये एक सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, बट लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो जब टिपिकली आप उसमें तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी एनएफओ लॉन्च हुआ। तो इट्स नॉट दैट आप कभी भी डिसाइड कर सकते हैं एफएमपी इन्वेस्ट करना, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है
कि मार्केट में 2 फंड्स लॉन्च, एक टारगेट मैच्योरिटी फंड भी चल रहा है जो आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ मैच कर रहा है उसकी मैच्योरिटी डेट, और एफएमपी भी सेम टाइम पे मैच्योर हो रही है और आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आज अवेलेबल है। तो आप तुलना करिए 2 चीजों के ऊपर कि कौन से टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कि एफएमपी शायद इन्वेस्ट करेगा ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो कि छोटे अवधि में मैच्योर होने वाले होंगे, या कमर्शियल पेपर्स में, या फिर कोई लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जो कि एफएमपी के साथ मैच्योर हो जाएगा। और तुलना करिए टारगेट मैच्योरिटी फंड का जो पेपर है वो कैसा है, तो जिसमें कम क्रेडिट रिस्क होगा आप वो प्रेफर करिए। सेकंड, अगर आपको लगता है कि पेपर दोनों में सेम है और आप एक डिसिप्लिन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं, बेटर ये होगा कि मैं एफएमपी ले लूं बिकॉज मैं पैसा निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि लॉक इन होता है उसके अंदर, तो फिर अगर दोनों डेट पेपर सेम है, दोनों का यील्ड सिमिलर है, तो आप एफएमपी प्रेफर करिए क्योंकि आपका पैसा लॉक्ड इन रहेगा, तो आपको कंट्रोल होगा। टारगेट मैच्योरिटी में लॉक इन नहीं होगा। और अगर ऐसा है कि आपके पास 3 साल का ऑप्शन अवेलेबल है एफएमपी में और 4 साल का टारगेट मैच्योरिटी फंड में अवेलेबल है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से डिसीजन लीजिए। शायद टारगेट मैच्योरिटी फंड 4 साल का बेटर होगा अगर आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट से आपका टैक्स आउटगो बहुत कम हो जाएगा आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। तो ये 3-4 चीजें आप दिमाग में रख सकते हैं टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चलिए संतोष, बहुत बारीकी से आपने तमाम जानकारियां दी हैं और मौजूदा समय में निवेशक अपने पैसों को लेकर, अपने निवेश को लेकर जोखिम कम उठाने के थोड़ा सा मूड में है, और इस लिहाज से देखा जाए तो आपने फिक्स डिपॉजिट, एफएमपी और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को लेकर काफ़ी बारीकी से तमाम समझाइश दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए। हम शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम बाकी मुद्दों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, यानी आपकी सहायता करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में और आपके हर आर्थिक सपने को पूरा करने में। व्हाट्सएप कीजिए अपना सवाल हमें 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आपको शिकायत करनी हो, आप उनकी सर्विस से ना खुश हो, मिससेलिंग हुई है आपके साथ, किसी भी मुद्दे से जुड़ा जो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। सवाल वीडियो के जरिए भी भेज सकते हैं, यानी अपने सवाल का वीडियो शूट कीजिए और वीडियो अपलोड कर दीजिए इस नंबर पर। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं मनी एजू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या और वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत तुस्तिगी। आप दोनों का स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। आज शो की शुरुआत हम शुभ कार्य से करते हैं, यानी निवेश के गुरु मंत्र से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज का निवेश गुरु मंत्र। हेमंत जी और अर्नव जी, जिस तरह से बाजार की चाल हमें दिखाई दे रही है, बहुत सारे निवेशकों को जरूरी है अब ये समझाना कि अपने निवेश की गाड़ी को कैसे आगे ले जाया जाए, खासतौर से उस तरह के निवेशक जो कि बाजार में सिर्फ मुनाफा ही देखा है, उन्होंने गिरावट तो देखी ही नहीं है। तो अब शायद गिरावट देख रहे होंगे तो परेशानी हो रही होगी। बहरहाल हेमंत जी, शुरुआत आपसे करूंगी, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है? आप शायद म्यूट पर हैं हेमंत जी। यस कविता, मेरा गुरु मंत्र आज का ये है कि अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले तो आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, थोड़े से सेक्रीफाइस आज कीजिए ताकि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो कल जाके काफी अच्छा हो सके। फाइनेंशियल फ्रीडम की जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को काफ़ी तरह से समझते हैं, सबके लिए अलग अलग मायने हैं। देखिए इसके हेमंत जी, कोई जिम्मेदारियों के निपटारे को समझता है, कोई इस तरह समझता है कि उनको किसी एक इनकम पर निर्भर ना रहना पड़े। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए अलग अलग मायने अगर हैं तो हम इसे एक परिभाषा में कैसे समझें? हर एक इन्वेस्टर की अपनी अपनी परिभाषा है, बट अगर मुझे इसको एक सेंटेंस में समझाना है तो मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जो इंश्योर करता है कि आपकी हर लाइफ स्टेज पे
जितना भी आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए वो आपके पास हो, यानी जो भी आपके इन्वेस्टमेंट गोल हो, जिस समय के लिए आप उसको पूरा करना चाहते हो, उस समय पे आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी भी गोल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। मेरे लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अर्नब जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा? मुझे ये कहना है कि जब भी आप इक्विटी में कोई भी निवेश करने जा रहे हो या उसे बेचने जा रहे हो, तो आप जल्दबाजी में सब कुछ एक साथ मत करने जाइए, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा समय है और उसमें लोग अपनी पूरी जो रकम है या तो निवेश कर लेते हैं या इमीडिएटली निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा करना नहीं है, आपको बहुत सोच समझकर कोई भी स्टेप लेना है, वो लेना है, खास करके जब आप निवेश कर रहे हो, ताकि आप एटलीस्ट जब आप अपना निवेश आप करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि आप अपना रिस्क नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है ये पूरे इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, इक्विटी की जो चाल है अर्नब जी, वो पल में तोला पल में माशा, ठीक है। कभी बाजार इस तरफ है तो कभी बाजार उस तरफ है। अब ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि सब कुछ इमीडिएटली करने की कोशिश ना करें, क्योंकि परिस्थितियां कब कैसे बदल सकती हैं, क्योंकि बाजार सेंटिमेंट्स पे चलता है, ट्रिगर्स पे चलता है, घरेलू ट्रिगर्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर होते हैं। अर्नब जी, एक आम निवेशक के लिए मेरे ख्याल से ये समझना थोड़ा सा दिक्कत भरा काम होगा। तो ऐसे में अपने पैसों को डालकर बस छोड़ दें, क्या ये सही तरीका होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार पैसे डालने के बाद छोड़ देना है, क्योंकि देखिए रोज ना रोज कोई ना कोई चीज होती है और आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास में जो फ्लक्चुएशंस, जो वॉलेटिलिटी है, वो दूसरे एसेट क्लासेस में भी एक्सेप्टिंग क्रिप्टो थोड़ी ज्यादा दिखेगी। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जब आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हो तो एक क्लियर गोल के साथ जाना है और उस गोल पे आपको बने रहना है। तो इसीलिए ये सब डेवलपमेंट्स होती रहेगी, पर आपको जब आप एक बड़ा पिक्चर देखते हो ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, तब आपको रियलाइज होता है कि आज की तारीख में जिस बात को हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखने वाली बहुत बड़ी चीज मानते हैं, वो इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत छोटी है। तो इससे आपके ओवरऑल निवेश पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ जल्दी और एक साथ करने मत चाहिए। अब शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे सवाल पूछना है आप दोनों से। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि पोर्टफोलियो को आपको लंबी अवधि के हिसाब से बनाना चाहिए, लेकिन जो वॉलेटिलिटी हम बाजार में अभी देख रहे हैं, हेमंत जी, आपके शॉर्ट टर्म लक्ष्य थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं कविता। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कहते हैं कि आप अपनी जब एसेट एलोकेशन करते हो तो उसमें आपका जो टाइम होराइजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। दो चीजें हैं, देखिए, शॉर्ट टर्म में आपका जो फोकस होना चाहिए वो कैपिटल प्रोटेक्शन पे है। तो अगर जब आप कैपिटल प्रोटेक्शन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फोकस है वो डेट या डेट ओरिएंटेड सिक्योरिटीज पे होगा। और लॉन्ग टर्म में क्योंकि आपका फोकस पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने का यानी इन्फ्लेशन को बीट करने का है, तो वहां पे आपके पास जो फोकस है वो इक्विटी में होगा। दो चीजें हो सकती हैं, अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो किया है तो आपके जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो आपके डेट में होंगे या डेट रिलेटेड सिक्योरिटीज में होंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। या अगर आपका गोल अगले 1 या 2 साल में जाके अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाला है, तो फिर समय रहते आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है, रीअलाइन करने की जरूरत है। आई थिंक अगर ये दो स्ट्रैटेजी अगर आप बदले तो अगर ऐसी कोई जिस तरह की अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं मार्केट में, अगर आपको वो फेस भी करनी पड़े तो आपको एटलीस्ट शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए चिंता नहीं करनी है। अगर ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अभी नहीं है शॉर्ट टर्म गोल के लिए, तो मैं चाहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को आप देखिए अच्छे से। कहीं ना कहीं आपके पास स्कोप मिलेगा कि कुछ पैसा अगर आपने किसी और शॉर्ट टर्म गोल के लिए जो 1 या 2 साल के बाद कंप्लीट होने वाला है उसके लिए रखा है, तो उसको भी आज आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसको बाद में आप रिप्लेनिश कर सकते हो। तो आई थिंक जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ ये सोच के कि मार्केट नीचे गिरा है, पैसा चाहिए तो हम इक्विटी से निकालें, ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होंगे और अगर आपने, जैसे मैंने कहा, ये अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो फिर आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी को फेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, चलिए, खूबसूरती से आपने निवेश मंत्र को समझाया, दोनों ने ही, एक फाइनेंशियल फ्रीडम और इक्विटी में आपको योजनाबद्ध तरीके से कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
इस पर हमने बात की है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि वो नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपके सवाल लिखित रूप में हमारे पास आ सकते हैं। 9619873567 वीडियो शूट करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और देंगे उनके सवालों के जवाब। बने रहें।